गए हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि थोड़ी चिंता तो होगी, खैर बाकी चिंता की कोई बात नहीं। आज की ये क्लास आपके सारे के सारे डाउट्स और सारा का सारा जो डर है वो पूरी तरह से निकल जाएगा, पूरी उम्मीद मुझे। तो खैर करते हैं बातों की शुरुआत। आज अकाउंट्स के जो आपका प्रोजेक्ट है उससे बातों की शुरुआत करते हैं। तो 20 नंबर आपके ओवरऑल जो कि हैं प्रोजेक्ट के हैं, जो आपको मालूम है। उसमें से 12 नंबर का आपका रिटन पेपर होगा और 4 नंबर आपके फाइल के हैं। जो प्रोजेक्ट फाइल आप में से मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर सभी ने बना ली होगी। और जो 4 नंबर हैं जी वो आपके हैं वाइवा के। अब ये जो वाइवा वाला हिस्सा है इससे बड़ा डर लगता है। वो प्रोजेक्ट फाइल तो बन जाएगी, 12 नंबर का पेपर में भी कोई खास दिक्कत नहीं है, वो भी जैसे तैसे हम कर ही देंगे। ये 4 नंबर के वाइवा में बड़ा दिक्कत रहती है। तो आज की इस क्लास के अंदर एक तो ये वाइवा की प्रॉब्लम को रिजोल्व कर दूंगा, साथ में ये जो 12 नंबर का रिटन पेपर है जी ये कैसे होगा। तो देखो सारी की सारी चीज़ें क्लैरिफाई करूंगा आज की ही इस क्लास के अंदर लगभग। तो ध्यान से देखते रहना, ठीक है, देर नहीं करनी है, अभी से ही थोड़ी सी तैयारी करना शुरू कर दो। कहाँ 80 नंबर के पेपर में एक चैप्टर है 4 नंबर का, एक चैप्टर है 8 नंबर का, उसके लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं हम। यहाँ 20 नंबर हैं पूरे के पूरे, और मान के चलो ये 20 नंबर आपके हाथ में है। इस क्लास को ध्यान से देख लिया, इस क्लास के अंदर कही गई हर एक बात को ध्यान से मान लिया तो बस ठीक है, बात बन जाएगी आपके। मान के चलो 20 में से 20 डेफिनेटली आने ही आने हैं। तो चलो खैर जी करता हूँ बातों की शुरुआत। देखो एक जो बात है 12 नंबर का जो रिटन आपका पेपर होने वाला है, ये पेपर होगा रिटन आपके ही स्कूल के अंदर। ऑल्दो एक्सटर्नल एग्जामिनर उस दिन आएंगे जब ये आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन इस पेपर के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस पेपर के अंदर अगर क्वेश्चंस की बात करें कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो आएंगे आपके रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस। बट मान के चलो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने थर्ड बुक में पढ़ा है और जो रेशियो एनालिसिस आपने थर्ड बुक में पढ़ा है उसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। यानी आपने थर्ड बुक का अभी कैश फ्लो कवर कर लिया या नहीं किया ये कोई भी मायने नहीं रखता। अगर कर भी चुके होगे तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंटेंट यहाँ इस 12 नंबर के पेपर में नहीं पूछा जाएगा। यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या पूछा जाएगा, तो देखो इस 12 नंबर के पेपर का कंटेंट क्या आएगा ये मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ, तो वो वीडियो भी जरूर देख लेना, उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस 12 नंबर के रिटन पेपर का कंटेंट क्या होगा, वो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के और रेशो के, तो वो मैं उस सेपरेट वीडियो के अंदर कवर करूंगा। अब जरा आराम से, बाकी चिंता की कोई बात ही नहीं है। थोड़ी बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम उस दूसरी वीडियो से कवर कर लेंगे। और बाकी तो एक अच्छी बात ये है, ज़्यादातर हर जगह पेपर से अप्रॉक्सीमेटली 1 या 2 दिन पहले आपकी टीचर खुद आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो अप्रॉक्सीमेटली सेट 1 सेट 2 सेट 3 3 या 4 सेट आपको प्रोवाइड करेंगे, और 3 या 4 सेट से ही आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। उनके भी सॉल्यूशंस दे देंगे, हालांकि उन सॉल्यूशंस को थोड़ा बहुत कुछ समझना है, तो उसी तरह के क्वेश्चन मैं उस दूसरी जो रिकॉर्डेड क्लास है उसके अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। तो खैर वो तो हमारी सेपरेट बात हो गई, और क्योंकि आपकी टीचर खुद भी उन क्वेश्चंस को आपके साथ में शेयर कर देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। और देखो घबराना नहीं है, ठीक है। 1 या 2 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले, या 3 या 4 दिन पहले आपकी टीचर डेफिनेटली शेयर कर देंगी, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आपको मिल जाएंगे वो क्वेश्चन, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बाई चांस ना भी मिले तो ठीक है, मैं तो कर ही रहा हूँ उस तरह के क्वेश्चंस की डिस्कशन। तो अगर बाई चांस ऐसा होता है कि आपकी टीचर नहीं करती प्रोवाइड, तो ठीक है, हम तो पहले से तैयारी करके ही जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिस्क तो क्योंकि लेना नहीं है। तो चलो खैर 12 नंबर की तो देखो ये है कहानी। इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे कि 4 नंबर फाइल और 4 नंबर वाइवा है, तो कुल मिला के मान के चलिए जो एक्सटर्नल एग्जामिनर हैं वो आपकी मार्किंग लगाने वाले हैं 8 नंबर में से। उनके हाथ में कितने मार्क्स हैं, उनके हाथ में है 8 नंबर। 8 में से देखते हैं वो आपको कितने मार्क्स देंगे। उनके हाथ में है 2 चीज़ें, एक है आपका वो फाइल को देख के मार्क्स लगाते हैं, एक होता है कि हाँ ठीक है वो आपसे वाइवा में 3 या 4 या 4 या 5 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 या 6 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ओवरऑल ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए वो आपके मार्क्स लगाते हैं 8 में से। और जो 12 नंबर है वो तो सेपरेट हमारी बात हो ही गई है अकाउंट्स के अंदर। अब देखो बिल्कुल भी ये एज्यूम मत करना कि हाँ जो आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे जिनके साइड में आपके स्कूल की इंटरनल टीचर भी डेफिनेटली खड़ी होंगी, तो वो आपसे कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल पूछेंगे। क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि ठीक है बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर होता है इस वाइवा को लेके, ठीक है कि हाँ थोड़ा बच्चे डरे रहते हैं और पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। कुछ बच्चे होते हैं जो अच्छे से तैयारी करते हैं, कुछ होते हैं कि नहीं जो अच्छे से तैयारी नहीं करके रखते, थोड़ा होपलेस हो जाते हैं। तो कुल मिला के आपको ये नहीं है कि हाँ पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। आराम से शांति से तैयारी करनी है, थोड़ी बहुत तैयारी करनी है,
कवर कर लेना है सारी चीज़ों को अप्रॉक्सीमेटली, देन आपका वाइवा अच्छा ही होगा, इस बात की पूरी पूरी श्योरिटी देता हूँ। बट आप अपेरेंटली सारी की सारी अच्छे से तैयारी कर लो, शांत होकर आप वाइवा देने के लिए जाओ, आपका डेफिनेटली अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल और मुश्किल क्वेश्चन निश्चित तौर पर नहीं पूछा जाता, बिल्कुल भी नहीं। यू आर अ 12th क्लास स्टूडेंट, आप कोई इंजीनियरिंग के लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट नहीं हो, आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो। आपसे जो सपोज किया जाता है वो थोड़ा कम लेवल का ही है। तो चलो खैर, तो पहली बात तो यही कि बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, आपका वाइवा डेफिनेटली अच्छा होगा। और उसके लिए जो हमें थोड़ी बहुत तैयारी करनी है, जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्या क्या है, तो आओ जरा अब इस बारे में बात करें। देखो, आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे, मान के चलो वो थोड़ा सा क्लास 11th के कंटेंट से पूछे जाएंगे, थोड़े से क्लास 12 के कंटेंट से पूछे जाएंगे। थोड़ा क्लास 11, थोड़ा क्लास 12। क्लास 11 के कंटेंट से क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, मान के चलिए मेनली दो चीज़ें। एक तो जो आपने एक चैप्टर पढ़ा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जहां आपने ढेरों सारी टर्म्स पढ़ी थी। परचेजेस क्या होता है, डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, डेप्रीशिएशन क्या होता है, बैड डेट्स क्या होता है, बैड डेट रिकवर्ड क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होता है, कैपिटल लायबिलिटी है या एसेट है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की बेसिक बेसिक चीज़ है, तो उनमें से किसी भी टर्म का मीनिंग पूछ लेंगे आपको। अब आपको ज़रूरी नहीं है, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली डेफिनेशन सुना देनी है भाई। वो तो ये पूछेंगे कि डेटर्स का मीनिंग क्या है, तो आपको तो सिंपली ये एक्सप्लेन करना है कि ठीक है, डेटर वो पर्सन होते हैं जिनको हम उधार में सामान बेचते हैं, जिनको हम क्रेडिट सेल करते हैं। डेटर वो पर्सन है जिन्हें हमें फ्यूचर में हम उनसे पैसे रिकवर करने होते हैं। डेटर आर अवर एसेट्स। तो कुल मिला के अगर आप क्लैरिफाई कर देते हो किसी भी बात को, तो दैट्स इट, बात खत्म। यानी आपको कंसेप्ट अगर मालूम है किसी भी चीज़ को, तो दैट्स इट, बात खत्म। आपको कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन याद नहीं करनी। डेप्रीशिएशन क्या होता है, आपको कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन याद है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। याद नहीं भी है तो कोई घबराने की बात नहीं। आप छोटी सी एक बात बोल दो जो मेरे ख्याल से सभी को पता है कि डेप्रीशिएशन क्या होता है। एसेट्स की वैल्यूएशन में टाइम के साथ में गिरावट आती है, उस चीज़ को ही हम रिकॉर्ड करते हैं अपने अकाउंटिंग के अंदर, दैट इज अ डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन लगने की वजह बहुत सारी होती है कि हम इस्तेमाल करते हैं, गिरावट होती है, उनकी वैल्यूएशन में गिरावट होती है, इसलिए हम डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह की जो बेसिक बेसिक सी बातें हैं क्लास 11 की बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, तो उन सभी को आपको रिवाइज करना है। अब बात आती है कहाँ से रिवाइज करना है, तो देखो आपके पास में एक तो मैं रिकॉर्डेड क्लास इसकी सेपरेटली भेज दूंगा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो क्लास 11th का कंटेंट था वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेशक, जो बेसिक बेसिक हैं। एसेट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो मैं एक उसकी सेपरेट रिकॉर्डेड क्लास भेज देने वाला हूं। इसके अलावा जो क्लास 11th का कंटेंट है उसके अंदर से और क्या पूछा जा सकता है जी, आपके जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, प्रूडेंस कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचिंग कंसेप्ट, और ये सारे के सारे जितने भी कंसेप्ट थे, उन कंसेप्ट में से कोई भी कंसेप्ट आपसे पूछ लेंगे कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बताओ जी क्या होता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बताओ जी क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूडेंस कंसेप्ट बताओ जी क्या होता है। तो वो प्रिंसिपल्स आपको अपेरेंटली याद रखने हैं। एग्जैक्टली डेफिनेशन फिर से बोलूंगा, याद ना भी करो तो चल जाएगा। वो कंसेप्ट कहता क्या है, वो प्रिंसिपल कहता क्या है, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। तो उसकी भी एक सेपरेट क्लास में भेज दूंगा, यानी कि एक क्लास आपके 12 नंबर के पेपर के लिए, एक क्लास बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, दूसरी क्लास आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। तो उन सभी को आप देखोगे, अच्छे से देखोगे, अपेरेंटली देखोगे, कंसेप्ट बनाओगे, कोई रट्टा नहीं मारना है और फ्री होके जाना है जी वाइवा में। वाइवा डेफिनेटली अच्छा होगा। ये तो बात रही तुम्हारी क्लास 11th के कंटेंट की। अब अगर बात करूं कि वाइवा में और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो पूछे जाएंगे आपके क्लास 12 के कंटेंट से। अब क्लास के 12 के अंदर हमने पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ी, हमने कंपनी अकाउंट्स पढ़ी, हमने थर्ड बुक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें मेनली हमसे पूछे जाते हैं सवाल सिर्फ इसी बुक से, वो भी रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ना तो पार्टनरशिप से कोई सवाल पूछा जाएगा आपसे, ना ही कंपनी अकाउंट से, सिर्फ थर्ड बुक के इन दो टॉपिक से ही सवाल पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट ऑब्वियस है, मोस्ट एंटिसिपेटेड हैं। वो कौन कौन से हैं, आओ जरा उसके बारे में बात करूँ। देखो, जो रेशियो एनालिसिस है उसके अंदर तो आपको सारे के सारे रेशियोज के फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। जो आपने मैक्सिमम सभी बच्चों ने इस साल आपका रेशियो एनालिसिस के ऊपर जो कि है प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। करंट रेशियो क्या होता है, क्विक रेशियो क्या होता है, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है। आपके टीएस ग्रेवाल बुक के अंदर ही आपके बैक साइड के अंदर एक समरी दी हुई है, सभी के सभी रेशियोज के फॉर्मूले लिखे हुए हैं बाकायदा। आपसे पूछ लेंगे रेशियोज कितनी कैटेगरी के हैं, तो 4 कैटेगरी के हैं जी आपके, लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब एक्टिविटी रेशियो कितने हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कितने हैं, बताओ कौन कौन से हैं, किसका क्या फॉर्मूला है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फॉर्मूले पे बेस्ड, और साथ में किस फॉर्मूले की क्या रिलेवेंस है, करंट रेशियो ज़्यादा है तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। और ये सारी की सारी समरी की फॉर्म में आपके प्रोवाइड किए हुए टीएस ग्रेवाल की बैक साइड बुक में। मेनली तो मान के चलो रेशियोज के फॉर्मूलेज याद करने हैं आपको, अप्रॉक्सीमेटली 16 रेशियोज हैं, वो सारे के सारे याद करने हैं।
उनकी सिग्निफिकेंस याद करनी है, समरी की फॉर्म में बुक के बैक साइड में आपको दी हुई है। स्टिल फिर भी कोई डाउट, कोई परेशानी हो कि एग्जैक्टली रेशो में क्या लर्न करना है, आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हो, कॉल पे, व्हाट्सएप पे, व्हाटएवर। बाकी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा डेप्थ में चर्चा करता हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट का बाकायदा पूरा क्वेश्चन बनाने के लिए आने वाला है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक कंसेप्ट आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो रिकॉर्ड करती है कैश फ्लोज को। फ्लोज मतलब इनफ्लो को, आउटफ्लो को, इनफ्लो को, आउटफ्लो को। अब बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट ये एज्यूम करती है कि एक बिजनेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो 3 तरीके की होती हैं। 3 तरीके की कौन सी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यानी कि मान के चलो आपकी बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटी है वो 3 हिस्सों के अंदर बांट दी गई हैं आपकी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब बेसिकली कोई भी आपको ट्रांजैक्शन पूछ ली जाएगी वाइवा के अंदर और बोलेंगे बताओ ये ऑपरेटिंग है कि फाइनेंसिंग है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। यानी आपको क्लासिफिकेशन सीखना है कि कोई भी एक्टिविटी हम कैसे पहचानते हैं कि ऑपरेटिंग है कि फाइनेंसिंग है कि इन्वेस्टिंग है। आमतौर पर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल वाइवा के अंदर यही है कि कोई भी ट्रांजैक्शन आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे बोल देंगे कि हाँ ठीक है जी बेटा ये ट्रांजैक्शन है, बताओ ये ऑपरेटिंग है कि फाइनेंसिंग है कि इन्वेस्टिंग है। ऐसे करके ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं जरा सीखते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मान के चलिए आपकी नॉर्मल बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, यानी बिजनेस को ऑपरेट करने वाली एक्टिविटी है, मेन बिजनेस एक्टिविटीज़ है। यानी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टर्म में बात करूं तो मेनली आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो सभी एक्टिविटीज़, मेनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपकी हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में मेन क्या आता है? सेल ऑफ गुड्स आता है, परचेज ऑफ गुड्स आता है, रेंट पेड आता है, सैलरी पेड आता है, फ्रेट पेड आता है, कार्टेज पेड आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड आता है। जितनी भी मेरी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए की जाने वाली एक्टिविटी है वो सभी की सभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अब उसमें पैसे का आना भी हो सकता है, पैसे का जाना भी हो सकता है। पैसे का आना पॉजिटिव आइटम, पैसे का जाना नेगेटिव आइटम। हालांकि फिलहाल के लिए जब हम क्लासिफिकेशन सीख रहे हैं तब हमें पॉजिटिव नेगेटिव को तो इग्नोर ही कर दें तो अच्छा होगा। तो खैर कुल मिला के ये हमारी हो गई सारी सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है मेरे नॉन करंट एसेट से रिलेटेड, यानी मेरे फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड। मैंने कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, मैंने लैंड एंड बिल्डिंग बेच दी, मैंने मशीनरी खरीदी, मैंने मशीनरी बेच दी, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी, मैंने इन्वेस्टमेंट बेच दी। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अब देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है वो रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट हैं, वो रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट हैं। तो बेसिकली उनसे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगी ना वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। जैसे कि मैंने बोला बिल्डिंग खरीद ली, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो बिल्डिंग खरीद के अगर उसे रेंट पे मैंने दे दिया और रेंट रिसीव हो रहा है उसी बिल्डिंग से तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इसके अलावा मैंने बोला इन्वेस्टमेंट कर दी उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे, तो इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। जो थर्ड है मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेनली है मेरे प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, और जैसे कि मेरी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो मेनली है मेरे नॉन करंट एसेट से रिलेटेड, यानी मेरे फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड। ऐसे ही मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है मेनली मेरी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड से रिलेटेड। मेरे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड, ये है लाख रुपए का शब्द, मेरे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड, यानी कि बेसिकली पैसा कहाँ से आया है, पैसा कहाँ को जा रहा है। जो मेरी लायबिलिटी साइड के अंदर जो मेरी शेयर कैपिटल होती है ना, जो मेरी लायबिलिटी साइड में मेरी शेयर कैपिटल होती है, जो मेरे लायबिलिटी साइड में मेरे डिबेंचर्स होते हैं, जो लायबिलिटी साइड में मेरे लोन होते हैं, उन सभी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हैं। जैसे कि इश्यू ऑफ शेयर्स मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मतलब डिबेंचर के पैसे की वापसी, या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यानी प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे की वापसी, ये सभी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लोन लेना, लोन टेकन फ्रॉम अ बैंक मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लोन रीपेमेंट यानी लोन को रीपे कर रहे हो आप, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। हाँ, लोन का लेना पॉजिटिव आइटम के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, लोन का वापस करना नेगेटिव आइटम, क्योंकि लोन लेने पे पैसा आता है, लोन रीपे करने पे पैसा जाता है। बट फिलहाल हम पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं पढ़ रहे, फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन सीख रहे हैं। अब बिल्कुल सेम वे में ऐसे ही हम यहाँ पर बोलेंगे कि भाई लोन का लेना अगर मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो लोन लेने के बाद आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, तो इंटरेस्ट पेड भी मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है।
ऐसे ही जो इश्यू ऑफ शेयर्स मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अब शेयर इशू करने के बाद में आपको डिविडेंड भी देना पड़ता है, तो डिविडेंड पेड भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो बेसिकली इस बेसिस पर अपेरेंटली एक हल्का फुल्का सा मैंने एक कंक्लूजन सा आपका बना दिया है कि क्या होती है ऑपरेटिंग, क्या होती है इन्वेस्टिंग, क्या होती है फाइनेंसिंग। तो इसको अच्छे से रिवाइंड करो। अब थोड़े बहुत से एक दो इलस्ट्रेशन मैं पढ़ देता हूँ, बाकी अपनी बुक से और ज़्यादा इलस्ट्रेशन आप पढ़ो, ठीक है जी। और मुझसे पूछो कि हाँ किसी के अंदर अगर आपको डाउट आता है तो आपकी ही बुक TS ग्रेवाल के अंदर कुछ एक इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, 2 इलस्ट्रेशन में अच्छे से रीड कर जाता हूँ, उनकी रीजनिंग भी बाकायदा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग है, और बस बात खत्म। तो जो आपकी बुक के अंदर ही आपका एक इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपको नजर आ भी रहा है, और आप अपनी बुक के अंदर इस इलस्ट्रेशन को सर्च कर लेंगे। खैर, तो जैसे कि लिखा हुआ है सबसे पहले कैश रिसीव्ड फ्रॉम अ सेल ऑफ गुड्स। अब देखो सेल ऑफ गुड्स तो मेरी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, सीधी सी बात है। इसके अलावा कैश पेड फॉर परचेज ऑफ अ गुड्स, तो परचेज ऑफ अ गुड्स भी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। इसके अलावा पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस मेरे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का हिस्सा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, अब लोन तो मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। इसके अलावा रिपेमेंट ऑफ अ लोन की रिपेमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। इसके अलावा परचेज ऑफ अ मशीनरी अगेंस्ट पेमेंट, यानी कि हमने मशीनरी खरीदी है, मशीनरी तो मेरा नॉन करंट एसेट होता है, मेरा फिक्स्ड एसेट होता है, यानी ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा बनेगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। डिविडेंड पेड, डिविडेंड तो मैं अपने शेयर होल्डर्स को पे करता हूं, डिविडेंड का पे करना तो शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, शेयर कैपिटल यानी मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा होगा, यानी कि डिविडेंड पेड मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा होगा। सेल ऑफ अ कार इन कैश, अब कार तो मेरा फिक्स्ड एसेट है, कार तो मेरा नॉन करंट एसेट है, तो उसकी सेल तो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। देखो गुड्स की सेल तो मेरी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है, वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, बट अगर किसी एसेट्स की सेल की है, किसी नॉन करंट एसेट की सेल की है, किसी फिक्स्ड एसेट की सेल की है, तो वो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। खैर, इसके अलावा कमीशन रिसीव्ड, अब कमीशन रिसीव्ड तो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है, आमतौर पर आने वाली इनकम तो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल कौन होते हैं? जिन्हें हम उधार में सामान बेचते हैं, उधार में सामान बेचना मेरी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का हिस्सा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा बनेगा ये कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। इसके अलावा ऐसे ही जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 1, एक और मैं इलस्ट्रेशन पढ़ देता हूं जी आपके लिए। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 5 पढ़ देता हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 5। हाँ जी, आप अपनी बुक के अंदर सर्च कर दोगे और बाकी के इलस्ट्रेशन को आप एक बार ध्यान से पढ़ोगे। कोई पॉइंट में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो फ़ोन करो, व्हाट्सएप करो एक बार, फिर वही जो हमारी पुरानी आमतौर पर बातें होती हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी मैं पढ़ देता हूँ। रिपेमेंट ऑफ अ लोन टेकन, लोन लिया था उसे रीपे कर रहे हैं, तो लोन तो लायबिलिटी साइड से रिलेटेड है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा बनेगा। इसके अलावा प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, शेयर तो लायबिलिटी साइड का हिस्सा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा बनेगा। डिबेंचर सब्सक्राइब बाय द कंपनी, यानी डिबेंचर सब्सक्राइब किए हैं किसी कंपनी ने, तो डन, ठीक है। तो डिबेंचर सब्सक्राइब, देखो अगर डिबेंचर इशू किए हैं कंपनी ने तो वो मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा बनेगा। अगर डिबेंचर का रिडम्पशन कर रहे हैं तो वो भी मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा बनेगा। बट डिबेंचर सब्सक्राइब का मतलब ये हुआ कि डिबेंचर कंपनी ने सब्सक्राइब किया है, यानी डिबेंचर कंपनी ने खरीदे हैं, यानी किसी और अनदर कंपनी के खरीदे हैं। अब अनदर कंपनी के खरीदे हैं तो वो तो उनका इन्वेस्टमेंट बनेगी। अगर डिबेंचर सब्सक्राइब किए हैं कंपनी ने, यानी किसी और अनदर कंपनी के सब्सक्राइब किए हैं, किसी और अनदर कंपनी के परचेज किए हैं, तो वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए, यानी ये मेरे नॉन करंट एसेट, यानी मेरे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बनेगी, तो इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा होगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं होगी। इसके लिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का इशू करना या रिडम्पशन करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होती है। इंटरेस्ट पे क्यों किया होगा? क्योंकि लोन लिया होगा, तो ये भी मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा बनेगी। डिविडेंड पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शेयर इशू किए होंगे, तो ये भी मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही हिस्सा होगा। इंक्रीज इन अ बैंक ओवरड्राफ्ट और अ कैश क्रेडिट, तो क्या बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपका एक सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है? यस होता है। तो क्या ये भी मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? यस, ये भी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इशू ऑफ बोनस शेयर्स, ये बोनस शेयर्स क्या होते हैं? देखो कई बार जब कंपनी अच्छे से परफॉर्म करती है तो कंपनी अपनी मार्केट में गुडविल बढ़ाने के लिए अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में शेयर्स दे देती है। क्या फ्री में? हाँ, फ्री में। कई बार जब कंपनी के अच्छे हालात चल रहे होते हैं तो कंपनी की ठीक है, बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है, तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में शेयर्स दे देते हैं अपनी गुडविल और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब इशू ऑफ शेयर्स करें तो बढ़िया से आराम से प्रीमियम पर शेयर इशू कर खूब सारी एप्लीकेशन इकट्ठा कर लें। तो कुल मिला के बोनस शेयर्स का मतलब होता है फ्री में शेयर्स देना, यानी बदले में पैसे ना आना।
आमतौर पर तो शेयर इशू करती है कंपनी, बदले में पैसा आता है। बोनस शेयर के केस में शेयर्स तो देते हैं, बदले में पैसा नहीं आता। मगर ये कोई भंडारा नहीं है, ठीक है, कि कोई भी आए और फ्री में शेयर ले जाए। नहीं नहीं, भंडारा नहीं है। कुल मिला के अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही फ्री में शेयर्स दिया जाते हैं, वो भी बाकायदा एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में। कुल मिला के ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसते हैं बोनस शेयर्स के, बस इतना ही समझते हैं बोनस शेयर मतलब फ्री के शेयर। शेयर्स दिए, बदले में कोई पैसा नहीं आया। अब जब कोई पैसा नहीं आया तो कोई कैश का फ्लो नहीं हुआ। कोई कैश का फ्लो नहीं हुआ यानी ये ऑपरेटिंग भी नहीं, फाइनेंसिंग भी नहीं, इन्वेस्टिंग भी नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं है ये, क्योंकि इसके अंदर कोई कैश का फ्लो ही नहीं हुआ। जिन ट्रांजैक्शंस में कोई कैश का फ्लो ही नहीं होता तो उन ट्रांजैक्शंस को हम कुछ भी नहीं बोलते, हम बोलते हैं नो फ्लो ऑफ कैश, यानी कि ये कोई भी एक्टिविटी के अंदर क्लासीफाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई कर रहे थे। तो बेसिकली उम्मीद करूँगी क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ आप समझ गए होंगे। तो देखो मेनली यहाँ से ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइनली देखो वाइवा में आपका जो सबसे ज़्यादा मेन रहता है वो रहता है आपका कॉन्फिडेंट होना। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता बाई चांस, तो भी आपको कॉन्फिडेंट रहना है, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। बस क्या नहीं करना, ये नहीं करना, अगर आपको कोई जवाब नहीं मालूम है तो सक पका के खड़ा नहीं रहना। आपको बस बड़े ही शांति के साथ में अपनी टीचर को अदब से ये जवाब देना है कि मैम मैं भूल गया हूँ, या मुझे याद नहीं है, मेरे माइंड से स्किप हो गया है। अब यहाँ बातें आ जाती हैं कि आपके पूरे साल स्कूल में परफॉर्मेंस कैसी रही है। और बाकी देखो मुद्दा तो ये है, अब तो भैया लास्ट मोमेंट आ गया, अब तो लास्ट मोमेंट आ गया। जो भी करके गुजरना है कर गुजर जाओ, प्रैक्टिकल दे दो, बड़ी शांति के साथ दे दो, वाइवा दे दो, बड़ी कॉन्फिडेंट होकर दे दो। जितने मार्क्स लगने होंगे लग जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली कॉन्फिडेंस के साथ में अगर दोगे वाइवा, डेफिनेटली 20 में से 20 लगने ही लगने हैं। आपने अपने टीचर से अगर कोई पंगे नहीं लिए, बेशक मैं बोलूँगा अगर पंगे नहीं लिए, अगर आपकी टीचर को आपको पता भी नहीं, आपका नाम नहीं पता, आप कौन हो जी हैं, अच्छा आप तुम भी थे स्कूल में, एक तो ऐसे ही इस साल ऐसा हालात रहे हैं, ठीक है, स्कूल ही नहीं जा पाए जिसकी वजह से बहुत से बच्चे ऐसे ही हो गए हैं, ठीक है, वो स्कूल कभी गए ही नहीं। तो अगर नहीं भी गए हैं, टीचर की आप नज़रों में नहीं भी हैं, तो भी ऐसा नहीं है कि वो आपका साथ नहीं देंगे। किसकी बात कर रहा हूँ, आपके इंटरनल जो आपके स्कूल के टीचर हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है वो आपका साथ नहीं देंगे, ठीक है। टीचर को कोई आपसे पर्सनल परेशानी नहीं होती किसी को भी, तो वो आपका साथ देंगे। आप कॉन्फिडेंटली अगर आपको कोई जवाब नहीं आता है तो बड़ी ही शांति के साथ में, अदब के साथ में आप जवाब दे दो कि हमें ये जवाब नहीं आता, हम भूल गए हैं। आमतौर पर यूजुअली 5 से 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैं अज्यूम करता हूँ कि जितनी पढ़ाई मैंने बोली सारी की सारी अगर आप पढ़ के जाते हो तो मोस्ट प्रोबेबली हो ही नहीं सकता कि आप एक भी सवाल का जवाब ना दे पाओ। आप डेफिनेटली जवाब दोगे। 3 या 4 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप जवाब दोगे ही दोगे। और अगर अच्छे से पढ़ाई की होगी, सब कुछ अच्छे से पढ़ाई की होगी, तो डेफिनेटली सारे क्वेश्चन के ही जवाब दोगे आप। बढ़िया जाएगा वाइवा, वाकई में कह रहा हूँ। सारी चीज़ें घूम फिर के किन चीज़ों पे आ जाती हैं, आप क्या सोचते हो। बच्चे कई बार इतना ज़्यादा प्रेशर ले जाते हैं, वहाँ जाके एकदम से ऐसे जो चीज़ें आती हैं उन्हें ही नहीं बोल पाते हैं, तो कोई बेनिफिट नहीं है उस चीज़ का। देखो रिलैक्स होके जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप सवालों के जवाब गलत दे दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये होने वाला है, आपके वाइवा में से थोड़े बहुत नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका कॉन्फिडेंस, ये भी आपका मेज़र किया जाता है, जिसके बेसिस पे आपके मार्क्स लगाए जाते हैं। तो आपको वहाँ पर जाके कोई बिल्कुल अकड़ में नहीं जाना कि लगा लो जितने नंबर लगाने, ये भी नहीं करने हैं काम बिल्कुल भी, ठीक है। तो तरीके से आपको जाना है और जाकर वाइवा देना है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल के लिए मैंने अकाउंट्स के वाइवा के बारे में तो बात कर ली, ऐसे ही मैं इकोनॉमिक्स के वाइवा के बारे में भी एज वेल एज बीएसटी के प्रोजेक्ट जो कि है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बातें करूँगा अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर कि उनकी तैयारी आपको कैसे करनी है। बाकी अकाउंट्स के बारे में तो मैं बता चुका। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई समस्याएँ हों तो वो ज़रूर मुझसे पूछे कॉल पर या व्हाट्सएप पर। तो चलिए खैर फिलहाल के लिए मेरी बात ख़त्म हुई, तो अपना ध्यान रखें, परिवार वालों का ध्यान रखें और बाकी सबका जिनका आपका दिल चाहे। तो ओके डन, बाय बाय।